हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एएलपी सीबीटी 2 के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 1 महीना बच रह गया है एग्ज़ाम होने के लिए। और जल्दी से जल्दी डेट्स भी आ जाएंगे आपके सीबीटी 2 के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड ज़रूर करिए। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सेशंस को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस सेशंस को देख करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और आज के सेशन में मैं कराने वाली हूँ आपको इम्पोर्टेंट सवाल अर्थिंग के। सो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे साथ में पूरे सेशन को अटेंड जरूर। सो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो शुरू के स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं वेल्डिंग टॉपिक से। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको वेल्डिंग के भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन अर्थिंग के कराए हैं, तो दोनों को अटेंड जरूर करिएगा आप। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मेटल। सो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मेटल? ऑप्शन नंबर ए इज फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी is friction welding, option number C is resistance welding, option number D is non-fusion welding. So answer of this question students is fusion welding. The fusion welding involves the melting of parent metal. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 is, in which welding joining of material is performed with the help of heat and pressure? किस टाइप की वेल्डिंग जो मटेरियल होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज होती है, जिसमें हीट और प्रेशर के थ्रू वेल्डिंग की जाती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज कार्बन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज जॉइंट वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर्क वेल्डिंग। सो इसमें किस तरह की वेल्डिंग का यूज होता है दो मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर? तो वो वेल्डिंग होती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हीट और प्रेशर का यूज होता है वेल्डिंग करने के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड इन, किस टाइप की वेल्डिंग प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग में यूज होती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज लैब वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज बट वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इज स्टैम्प वेल्डिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टैम्प्ड वेल्डिंग। स्टैम्प वेल्डिंग में यूज होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एसी वेल्डिंग यूजेस विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर? जो एसी वेल्डिंग होती है उसमें किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज फेराइट कोर, ऑप्शन नंबर 2 इज स्टेप अप टाइप, ऑप्शन नंबर 3 इज स्टेप डाउन टाइप। विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज इन एसी वेल्डिंग यूज? सो एसी वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। दिस क्वेश्चन मार्क एज अ इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम एसी वेल्डिंग में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which type of earthing is used in place having rocky earth beds? So क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चंस आपको अर्थिंग के अब मैं कराने जा रही हूँ। और अर्थिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अर्थिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में। सो इलेक्ट्रिकल का ये जो टॉपिक है अर्थिंग, ये हर एग्जाम में इससे 2-3 सवाल बनते हैं और इससे वन लाइनर सवाल ही बनते हैं, फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड ही सवाल बनते हैं। तो ये अर्थिंग के कुछ क्वेश्चंस को आप पूरा अटेम्प्ट करिए, इस पूरे सेशन को आपको बहुत अच्छे से अर्थिंग रिवाइज हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन प्लेस हैविंग रॉकी अर्थ बेड? सो इसको आप याद कर लो कि जब रॉकी अर्थ बेड होगा तो किस टाइप की वेल्डिंग का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज रॉड, ऑप्शन नंबर बी इज प्लेट, ऑप्शन नंबर सी इज पाइप एंड ऑप्शन नंबर डी आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो अर्थिंग होती है वो 4 टाइप की मेनली होती है, दैट इज रॉड, प्लेट, पाइप एंड स्ट्रिप टाइप। ये 4 मेनली डिवीजन होते हैं टाइप ऑफ अर्थिंग के। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि रॉकी अर्थ बेड जहां पर होंगे वहां पे किस टाइप की वेल्डिंग का यूज करेंगे, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये क्वेश्चन कईयों बार हर एग्जाम में आ चुका है, वो चाहे एसएससी जेई का हो चाहे आरआरबी जेई सीबीटी 2 का।
सो रेशियो ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट इज एडेड इन वन अर्थिंग पिट फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये पता चल गया कि जो चारकोल और सॉल्ट है उसको ऐड किया जाता है अर्थिंग पिट में ताकि अर्थिंग को इम्प्रूव कर सकें। सो फॉर दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, किस रेशियो में चारकोल और सॉल्ट को मिलाया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज 1:2, ऑप्शन नंबर 2 इज 1:3, ऑप्शन नंबर 3 इज 3:1, ऑप्शन नंबर डी इज 2:1। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल डाटाबेस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको याद कर लीजिए कि 3:1 में हम चारकोल और सॉल्ट को मिलाते हैं। सो रिमेंबर दिस। Move on to the next question, question number 7. Earthing is required to protect apparatus, equipment, machines, etc. from। अर्थिंग आप किस लिए अप्लाई करते हैं? किसी भी apparatus में, इक्विपमेंट में, मशीन्स में, इन सब में अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर व्हाट पर्पस द अर्थिंग इज रिक्वायर्ड? अर्थिंग किस लिए जरूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन नंबर बी इज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर सी इज टू प्रिवेंट द लीकेज करंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्टूडेंट्स, मेनली तो ये अर्थिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो सभी चीज़ों के लिए, प्रिवेंशन के लिए होती है, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए होती है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होती है, लीकेज करंट के लिए होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि एपरेटर्स, इक्विपमेंट और मशीन्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीकेज करंट के लिए। लीकेज करंट के लिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी एपरेटर्स में, इक्विपमेंट्स में, मशीन्स में। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर अर्थिंग पर्पस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आ चुका है कि किस टाइप की सॉइल का यूज होता है अर्थिंग पर्पस के लिए। सो अर्थिंग पर्पस के लिए हम किस टाइप की सॉइल का यूज करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्राई, ऑप्शन नंबर बी है वेट, ऑप्शन नंबर सी है मॉइस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है सैंडी। सो सूखी मिट्टी का यूज होता है या बहुत गीली मिट्टी का यूज होता है या नमी वाली मिट्टी का यूज होता है या रेतीली मिट्टी का यूज होता है? तो इसका आंसर होगा मॉइस्ट। नमी वाली का यूज करते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि बहुत गीली मिट्टी का यूज होगा, लेकिन नमी वाली मिट्टी का यूज बेस्ट होता है अर्थिंग पर्पस के लिए। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो द पाइप शुड बी प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ डैश बिलो ग्राउंड लेवल इन पाइप अर्थिंग। सो पाइप अर्थिंग के बारे में पूछा गया है कि जो पाइप अर्थिंग होती है वो कितने डीप, कितने डेप्थ में मिट्टी के नीचे हम ग्राउंड लेवल के कितने नीचे उसकी डेप्थ होती है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज 4.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज 3.25 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 इज 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज 2 मीटर। सो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कई बार। सो इसका आंसर होगा 4.75 मीटर। रिमेंबर दिस, इट इज 4.75 मीटर। Move on to the next question, question number 10. In plate earthing, the plate is kept vertically in the earth pit at a depth below the ground level at least। जो प्लेट अर्थिंग होती है उसमें प्लेट कितनी डेप्थ में रखते हैं? अर्थ के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे। सो वो भी हमें पूछा जा सकता है। पाइप अर्थिंग का बताया मैंने आपको 4.75 मीटर होगा एंड प्लेट अर्थिंग का भी देख लीजिए आप कितना होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 1 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 मीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट 3 मीटर नीचे होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 मीटर नीचे होनी चाहिए प्लेट अर्थिंग बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इज। आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़िए कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। बाकी हम वेल्डिंग का एक सेपरेट सेशन ले सकते हैं आगे की क्लासेस में, पर अभी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं फोकस कर रही हूँ। सो आप याद कर लीजिए, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इज। ऑप्शन नंबर ए इज डीसी शंट, ऑप्शन नंबर बी इज डीसी कंपाउंड टाइप, ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन नंबर डी इज डीसी शंट लॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशियली कंपाउंडेड। जो डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर होते हैं, डीसी सॉरी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटर्स, डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर्स का यूज होता है आर्क वेल्डिंग पर्पस के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग ऑफ फीडर। जब हम फीडर्स को डिजाइन करते हैं, हम नहीं, जो इंजीनियर्स होते हैं जो डिजाइन करते हैं फीडर्स को, वो किस मेन कंसिडरेशन को लेकर के करते हैं, किस चीज का ध्यान रख के करते हैं? ए ऑप्शन है वोल्टेज कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करंट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेटेड वोल्टेज। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी डिजाइनिंग ऑफ फीडर। याद कर लीजिए, करंट कैपेसिटी डिजाइनिंग ऑफ फीडर, करंट कैपेसिटी डिजाइनिंग ऑफ फीडर। तो जब भी आपके माइंड में आएगा कि डिजाइनिंग ऑफ फीडर के लिए मेन कंसिडरेशन क्या होता है, तो वो होगा करंट कैपेसिटी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन कंसिडरेशन होता है डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिजाइन जब डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो कौन सा मेन कंसिडरेशन होता है? मेन कंसिडरेशन ऑप्शन नंबर ए इज voltage capacity, option number B is current capacity, option number C is voltage drop, and option number D is rated voltage. Which type of main consideration is taken in designing of distributor? So in designing of distribution we have to focus on voltage drop. voltage drop के लिए मेन कंसिडरेशन होता है जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिजाइनिंग किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लीजिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द सर्विस मेन कनेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्विस मेन होता है वो किन दो चीजों को कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज फीडर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्ट्रीब्यूटर टू फीडर, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज feeder to consumer. So answer of this question is distributor to consumer. डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए सर्विस मेन्स का यूज किया जाता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। द स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स इफ वर्किंग वोल्टेज इज 11 kV। अब ये 11 kV का भी पूछा जा सकता है, 33 kV का भी पूछा जा सकता है, 132 kV का भी पूछा जा सकता है। तो आपको स्पेसिंग पता होनी चाहिए दो कंडक्टर्स के बीच की। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज 100 mm, ऑप्शन नंबर बी इज 101 mm, ऑप्शन नंबर सी इज 105 mm, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 115 mm। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए। 101 mm होता है स्पेसिंग दो कंडक्टर्स के बीच का जब वर्किंग वोल्टेज होता है 11 kV। Move on to the next question, that is question number 16। अर्थिंग यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइंस में किस टाइप की अर्थिंग का यूज होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉड टाइप, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रिप टाइप, ऑप्शन नंबर सी इज प्लेट टाइप, एंड ऑप्शन नंबर डी इज पाइप टाइप। किस टाइप की अर्थिंग का यूज होता है ट्रांसमिशन लाइंस में? सो ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है स्ट्रिप टाइप ऑफ वर्किंग, स्ट्रिप टाइप ऑफ अर्थिंग का यूज होता है ट्रांसमिशन लाइंस में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग फॉर स्मॉल सबस्टेशंस, जो स्मॉल सबस्टेशंस होते हैं वहां पर कितना परमिसिबल रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का? सो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है स्मॉल सबस्टेशंस में, ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज 0.5, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 8। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो याद कर लीजिए कि जो अर्थिंग होती है स्मॉल सबस्टेशंस की, वहां पर मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस होता है 2। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल सबस्टेशंस के लिए 2। मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का स्मॉल सबस्टेशंस के लिए 2। 2 से 3 बार 4 बार आप खुद से दोहराइए इस क्वेश्चन को, आपको याद हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग फॉर लार्ज पावर स्टेशन। अभी हमने स्मॉल सब स्टेशन का देखा, अब हम देख रहे हैं कि लार्ज पावर स्टेशन जो होते हैं वहां पर अर्थिंग कितनी होती है, अर्थिंग का जो परमिसिबल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 0.5, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 8। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.5 परमिसिबल रेजिस्टेंस। Move on to the next question number 19। The maximum permissible resistance of earthing for major substations, जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं उनके लिए यूज होने वाला परमिसिबल रेजिस्टेंस कितना होगा अर्थिंग का? ऑप्शन नंबर 1 इज 2, ऑप्शन नंबर 2 इज 1, ऑप्शन नंबर 3 इज 1.5, ऑप्शन नंबर 4 इज 0.5। सो इसका वैल्यू याद कर लीजिए, जो मेजर सब स्टेशन होते हैं उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है 1। ये याद कर लीजिए कि 1 होता है इसका अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग। सो जीआई पाइप अर्थिंग के लिए कितना यूज होगा? अमाउंट कितना, अमाउंट में चारकोल और सॉल्ट जो है उनको हम मिक्स करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज 15 kg, ऑप्शन नंबर बी इज 10 kg, ऑप्शन नंबर सी इज 20 kg, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 kg। सो अभी हमने इसका रेशो पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज 3:1 था। और इसका वैल्यू भी याद कर लीजिए कि 10 kg चारकोल एंड सॉल्ट का यूज होता है जीआई पाइप अर्थिंग के लिए। या अमाउंट चेंज भी हो सकता है, हर टाइप की अर्थिंग के लिए अलग अलग होता है चारकोल एंड सॉल्ट का मिक्सचर, और मिक्सचर का रेशो होता है 3:1। लेकिन जो अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट है वो अलग अलग पाइपिंग के लिए, सॉरी, अलग अलग अर्थिंग के लिए अलग अलग होता है। ये था हमारा 20th सवाल अर्थिंग का, जो कि था अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी 10 kg इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो ये थे हमारे कुछ सवाल अर्थिंग से रिलेटेड, जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैंने वो सारे आपको कवर करवा दिए हैं इस एक ही वीडियो में। अब आप ही देख लीजिए कि आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सेशन को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए लर्न विद मोनिका में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर वॉचिंग द